Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss about general science part from class 8, which is most important chapter wise most important points of class 8 जनरल साइंस बुक जो केपीके की बुक है। उससे हम ईटा की प्रिपरेशन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर चैप्टर के उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो चैप्टर नंबर 1 की सबसे पहले अगर हम मेन पॉइंट देखें, कंटिन्यूस साइक्लिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन इन द अर्थ environment is vital process of nature to sustain life on earth। कह रही हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन की जो साइकिलिंग होती है एक दूसरे से मतलब इन्वायरमेंट में जो अर्थ का इन्वायरमेंट है उसमें एक्सचेंज होते हैं, वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? लाइफ की सस्टेनेंस के लिए, लाइफ की जो सर्वाइवल है अर्थ पर उसके लिए ऑक्सीजन और कार्बन जो है उसकी साइकिलिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन रन इन अपोजिट वे टू कीप ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन बैलेंस। कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, जो फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस है प्लांट्स में, और रिस्पायरेशन जो फूड ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड की या ग्लूकोज की प्रिपरेशन होती है और रिस्पायरेशन में उस फूड की ब्रेक डाउन होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक में ऑक्सीजन रिलीज होता है और दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इस तरह से इस पॉइंट का मतलब है कि ये दोनों प्रोसेसेस एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वी आर फेसिंग द चैलेंज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन मेनली। ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो ग्लोबली पूरे अर्थ में जो जो ग्लोब है हमारा, इसमें टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो गया है 1 डिग्री इन 100 ईयर्स। तो इसके लिए कह रहे हैं कि ये किस वजह से हो रहा है? ओवर पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। जो आबादी का तनासब बढ़ रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल जो वार्मिंग है उसका जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। Point is a living organism interact with each other in different way to get benefits। कि ज़िंदा जो जानदार चीज़ें हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे से राब्ते में रहती हैं। किस तरह से? डिफरेंट तरीक़ों से, ताकि उनको फ़ायदा हासिल हो। ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स विच प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। हम डिफरेंट क्लासेस में ये पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। तो ग्रीन प्लांट जो है इसका रोल क्या है? वो एज अ प्रोड्यूसर काम करते हैं। सबके लिए जो खुराक है वो ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स आर कंज्यूमर विच डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एनिमल्स जो हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो कंज्यूमर की, यानी खाने वाले जो हैं वो एनिमल्स हैं। एनिमल क्योंकि अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंज्यूमर हैं। और किस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, किस चीज़ से खुराक लेते हैं? प्लांट से। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर पोर्शन ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन वन टू नेक्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन। फूड चेन जो खुराक का एक पूरा चेन है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने के लिए, जो एक लेवल से दूसरे लेवल तक है, उसमें जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर देन सेकेंडरी कंज्यूमर, इसके दौरान एनर्जी का एक एक लेवल पे लॉस होता है, मतलब एनर्जी जो है वो ज़ाया हो रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर इज़ अ नीड टू टेक स्टेप्स टू कंजर्व नेचर। नेचर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमारे इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना, सनलाइट को जो हम यूटिलाइज़ करें, एनर्जी को प्रिजर्व करना। एंड इन्वायरमेंट में अगर हम देखें तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक फॉरेस्ट, प्लांट्स, इस तरह के, कह रहे हैं कि हमें नेचर की जो कंजर्वेशन है उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स वी शुड टेक, ताकि एक बैलेंस रहे हमारे इन्वायरमेंट में। अब ये मेन पॉइंट्स है सेकंड चैप्टर के, क्लास 8 की जो जर्नल साइंस की बुक है उसके सेकंड चैप्टर के मेन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट वन इज़ नर्वस सिस्टम इंटरलिंक्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू वर्क अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड। कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक दूसरे के साथ, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के साथ लिंक होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्टेड होता है। किस लिए? ताकि हर बॉडी पार्ट की जो नीड है कि कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है, बाहर के जो स्टिमुलस है उसको, तो इसलिए वो वहाँ तक कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टिमुलस इज़ द चेंज इन इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स इज चेंज इन एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टिमुलस कहते हैं कि आपके इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ जाए, कोई भी बाहर से कोई ऐसा सिग्नल जो इन्वायरमेंट में चेंज आ रही है, उसको कहते हैं स्टिमुलस। और जो रिस्पॉन्स है
वो एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी में चेंज होना। जब एक ऑर्गेनिज्म उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, वो अपनी पहले की जो पोजीशन है उसको चेंज करता है, तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्स। Next point is neuron is the functional unit of nervous system. As we know that like every system, nervous system जो है उसके लिए भी एक specific unit होगा। जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए structure and functional unit जो है वो सेल है, सेम लाइक दिस नर्वस सिस्टम के लिए यूनिट जो है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम के जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो न्यूरॉन है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम पार्ट देखें कि कंपोजिशन क्या है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है उसको कौन कौन सी आर्गन जो है वो बनाते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है दिमाग और जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इसको बनाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, बॉडी के बैक साइड पे जो एक नर्वस सिस्टम पूरा आ रहा है, उसमें क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आ रहे हैं। क्रेनियल नर्व्स यानी कि जो ब्रेन से निकल रहे हैं, एंड स्पाइनल नर्व्स जो है वो जो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिविटीज परफॉर्म कंसाइज कॉन्शियसली आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस। वो एक्टिविटीज़ जो एक इंसान या एक बॉडी जो है वो परफॉर्म करती है कॉन्शियसली, मतलब शऊर में लेकर रहकर, जानते हुए अपने कंट्रोल में रहकर, एक बॉडी के कंट्रोल में हो कोई चीज़, वो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं उसको कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। यानी अपनी मर्ज़ी से जो हम कंट्रोल कर सकते हैं जिन एक्टिविटीज़ को, उनको कहते हैं वॉलेंट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनवॉलेंट्री एक्शन आर नॉट कंट्रोल कॉन्शियसली। इनवॉलेंट्री वो एक्शंस होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। एग्जाम्पल यहाँ पर है, वॉलेंट्री में अगर हम देखें तो वॉकिंग जो है, रनिंग जो है, ये वाले सारे उसमें आते हैं। और इनवॉलेंट्री में अगर हम देखें तो हार्ट बीट है। हार्ट बीट इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम चाह कर उसको स्टॉप नहीं कर सकते या उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो खुद ब खुद हो रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क किसको कहते हैं? ये जो पूरा एक रास्ता होता है नर्व इम्पल्स का, कहाँ से, रिसेप्टर से, जो सेंसरी नर्व्स है वहाँ से, जो अफेक्टर्स हैं कि आपने क्या रिस्पांस देना है, यहाँ तक ये पूरा जो रास्ता है जो इनको कनेक्ट करता है फ्रॉम रिसेप्टर टू अफेक्टर, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट पॉइंट इज सडन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। जो सडनली हम एक रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को, जो चेंज है उसको, और इसमें हमारी मर्ज़ी शामिल नहीं होती, अनइंटेंशनली हम खुद ब खुद हमारा बॉडी उसको रिस्पॉन्स देता है। फॉर एग्जांपल हम देख भी नहीं रहे होते और कोई गर्म चीज़ है उससे हम फ़ौरन अपना हाथ हटा लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता, मिली सेकेंड में हम रिमूव कर लेते हैं अपना हैंड, तो इनको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो विद इन सेकेंड्स हो। तो 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर नंबर 3 के हम मेन पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ जीन एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। यहाँ पर अगर हम देखें तो जेनेटिक्स जो है, अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो स्टडी ऑफ जीन्स जो है और इनहेरिटेंस में जो इसका रोल है, या स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस जो हम करते हैं, इसको कहते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज जीन्स आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जस्ट लाइक हर चीज़ के लिए एक यूनिट स्पेसिफाई होती है, इनहेरिटेंस के लिए जो यूनिट स्पेसिफाई है वो है जीन्स। जीन्स वो स्मॉलेस्ट यूनिट है इनहेरिटेंस की। नेक्स्ट पॉइंट डीएनए इज मेड अप ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। डीएनए जो है वो छोटी छोटी यूनिट्स से बनी होती है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स से बनी होती है स्मॉलेस्ट, उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रोमोसोम कैरी जीन्स। क्रोमोसोम के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिस पे क्रोमोसोम मुश्तमिल होता है या कंपोज्ड होता है, उसको कहते हैं जीन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएशंस आर डिफरेंसेस अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीशी। सेम स्पीशी यानी सेम कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं या स्पीशीज़ होते हैं किसी भी टाइप ऑफ एनिमल के, उनमें जो वेरिएशंस होती हैं, वेराइटीज़ होती हैं, उनके करेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, उनको कहते हैं वेरिएशंस। नेक्स्ट पॉइंट इज सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। सक्सेसफुल ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी वो ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल हैं जो हर जगह के साथ, जो इन्वायरमेंट है उसके साथ एडॉप्टेशन कर लें, बेटर सूट अपने आप को करवा सके और उस इन्वायरमेंट के साथ कोप अप कर सके, तो उनको कहते हैं सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट इज माइटोसिस रिटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल।
एज वी नो माइटोसिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो जो न्यू डॉटर सेल बनते हैं उनमें रिटेन किए जाते हैं। जो न्यू डॉटर सेल दो बनेंगे पहले से, जो पहला एक सेल डिवाइड होगा जो उससे दो न्यू डॉटर सेल बनेंगे, उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा जस्ट लाइक देयर पेरेंट सेल। मियोसिस, अगर हम मियोसिस को देखें, then meiosis is a reduction division which reduce number of chromosome to half in gametes necessary to maintain the number of chromosome in next generation produce in the sexual reproduction। ये वो टाइप है, अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें मियोसिस जो है वो माइटोसिस से डिफरेंट टाइप है सेल डिवीजन की। और इस सेल डिवीजन में क्या डिफरेंट होता है, एक तो ये होता है कि ये रिडक्शन डिवीजन है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं पेरेंट सेल से। एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है और हर जो सेल है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। और दूसरा अगर हम डिफरेंस देखें तो मियोसिस जो है वो होता है गैमीट्स की फॉर्मेशन उससे होती है। लाइक माइटोसिस जो है वो सोमेटिक सेल्स के लिए होता है, तो मियोसिस जो है वो गैमीट्स की फॉर्मेशन के लिए जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए बनते हैं। तो चैप्टर 3 हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब चैप्टर 4 के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ बायोटेक्नोलॉजी यूजेस इंजीनियर्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो साइंस की या बायोलॉजी की वो फील्ड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट प्रोसीजर उन पे करते हैं, उनको यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को वैल्यूएबल प्रोडक्ट के लिए जो हम इंजीनियर करते हैं उसको यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग मेड इट पॉसिबल टू मॉडिफाई नॉट ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आल्सो हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जो बायोटेक्नोलॉजी में जो हम जेनेटिक को इंजीनियर लाइक उसमें जो चेंजेस लाते हैं उसको और मॉडिफाई करते हैं, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि ना सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं बल्कि बड़े जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ एंड बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी हैज़ एनेबल्ड साइंटिस्ट टू प्रोड्यूस डिसीज़ एंड ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट। तो कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने ये इस काबिल किया है साइंटिस्ट को कि वो ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करें अंडर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी कि जो डिसीज़ रेजिस्टेंट हों एंड ड्राउट यानी खुश्क साली के रेजिस्टेंट हों उन प्लांट्स को। वो प्लांट्स जिनको पानी की किल्लत का सामना है और जिनकी डेथ हो जाती है पानी की कमी से, तो ऐसे प्लांट्स जो है वो इनको रेजिस्ट करें, ऐसे प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करें अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स आर प्रोड्यूसिंग मोर मिल्क एंड मीट। हम जेनेटिकली इनको मॉडिफाइड क्यों करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का एक यूज़ है ये कि हम ज़्यादा यील्ड, ज़्यादा प्रोडक्ट और ज़्यादा क्वालिटी जो है क्वांटिटी के साथ क्वालिटी के ज़्यादा हासिल करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो सेम यहाँ पर बताया कि वो एनिमल्स जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, चेंज किया जाता है, वो क्या फ़ायदा उनका होता है कि वो ज़्यादा मीट देते हैं और वो ज़्यादा मिल्क देते हैं। तो ये एक तरह से फ़ायदा हुआ कि उनकी यील्ड भी ज़्यादा हो गई एंड उनकी क्वालिटी भी इन्हेंस हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेस कॉस्ट एंड इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ फूड मटेरियल आर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी टू इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उनकी जो फूड डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। इसको देखते हुए बायोटेक्नोलॉजी क्या कर रही है कि लेस कॉस्टिंग, ताकि पैसे कम खर्च हों और ज़्यादा शेल्फ लाइफ वाले फूड मटेरियल प्रोड्यूस कर सके जिनकी जो एक्सपायरी लाइफ हो वो इन्हेंस हो। तो इसको हम ऐसे फूड जो है उसको की प्रोडक्शन जो है उसमें सबकी नीड को पूरा करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। Next point is insertion of genes in plant to absorb and store more minerals is helping to combat mineral deficiency disease like anemia। तो कह रहे हैं कि जो एनीमिया की डिसीज़ है उसको क्योर करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए, क्योंकि वो मिनरल की डेफिशिएंसी से होती है, जो आयरन है उसकी डेफिशिएंसी से, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो जीन्स हैं उनको प्लांट में जो है क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है ताकि वो वहाँ से क्या करें, ज़्यादा मिनरल जो है उनको एब्जॉर्ब करें और एनीमिया की डेफिशिएंसी जो है उसको कम करवाया या ख़त्म करवाया जा सके।
point is biotechnology has improved health system helping fast diagnosis and drugs. कि बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा यूज़ ये भी है कि इससे जो बीमारियों की तशख़ीस है, जो किसी भी जो डिसीज़ है उसकी डायग्नोसिस का प्रोसेस एंड ड्रग्स के डिफरेंट यूजेस जो हैं उसको उसके जानने में हेल्प हुई है। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज फाइंड आउट करने में और बहुत सारे ड्रग्स का यूज़ जो है उसको पॉसिबल बनाने में ये हमारी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट MCQs इज़ नेक्स्ट पॉइंट इज़ वैक्सीनेशन इज़ हेल्पिंग टू एरेडिकेट डिसीज़। वैक्सीनेशन भी एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है कि क्या वो कर रहा है, एरेडिकेट डिसीज़, एक डिसीज़ को ख़त्म करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि एक बंदा वैक्सीनेटेड होगा तो वो डिसीज़ उस पर अटैक नहीं करेगी। बायोफ्यूल्स आर हेल्पिंग टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बायो जो फ्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसको, और ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने में, जो ग्लोबली जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ हो रहा है उसको भी कम करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड डाइज आर रिप्लेसिंग टॉक्सिक सिंथेसिस डाइज। ये भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है कि जो बायोलॉजिकल डाइज प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनके कोई हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, वो टॉक्सिक जो टॉक्सिन से केमिकल्स से जो डाइज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि जब हम वो डाइज यूज़ करें एनीथिंग इन हाउस होल्ड तो हमें उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो फेस ना करने पड़े। सो 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 को अभी हम स्टार्ट करते हैं। उसके मेन पॉइंट्स हैं, द एलिमेंट इज़ इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि जो उसके जो इलेक्ट्रॉन नंबर हैं या उसके जो प्रोटॉन नंबर हैं उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में कह रही हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर वाइज वो अरेंज हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो ग्रुप्स एंड जो पीरियड है उसको आपने पढ़ा होगा। वर्टिकली जो कॉलम है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो आपको एक एक नज़र आ रहा है वो उसको कहते हैं ग्रुप्स। एंड द हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जो एक हॉरिजेंटल रोज आपको नज़र आ रही हैं वो होती हैं पीरियड्स, उनको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रुप नंबर इन द पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। जो ग्रुप नंबर हैं डिफरेंट जो ग्रुप नंबर हैं, ग्रुप नंबर 1 2 3 डिफरेंट टाइप के, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप नंबर अगर 3 है तो इसके सारे जो एलिमेंट्स होंगे ग्रुप नंबर 3 में, इनका मतलब है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है ग्रुप नंबर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस। किसी भी जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो केमिकल जो वो रिएक्शन करते हैं उनकी बेस पर होती है, और केमिकल रिएक्शन वो किस बेस पर करते हैं, उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बेस पर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल पोजेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। एज आई अर्लियर सेट के केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल्स में उनकी की बेस पर हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेटल्स आर शाइनी, डक्टाइल, मेलिएबल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेटल्स हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो चमकदार होते हैं, मतलब चमकते हैं। नेक्स्ट वो डक्टाइल होते हैं, उनको आप मोड़ सकते हैं डिफरेंट शेप्स में, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हीट उनमें ईजिली पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी उनमें ईजिली पास हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉन मेटल हैव डल अपीयरेंस, नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड पोजेस लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज़ जस्ट द अपोजिट केस ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स की करेक्टरिस्टिक्स मेटल से बिल्कुल अपोजिट होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोस्ट मेटल्स आर नॉट वेरी हार्ड। बिल्कुल ये सॉफ्ट से होते हैं, इनको हम क्योंकि डिफरेंट शेप्स के चीज़ें इनसे बना सकते हैं, तो और इनको दूसरे जो वो हैं नॉन मेटल्स और डिफरेंट सब्सटेंस उनके साथ मिलाया जाता है अगर हमें कोई हार्ड प्रोडक्ट बनाना हो। And next point is we can make them harder and stronger by mixing with small amount of other metals or non-metals. सेम पॉइंट अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई हार्डर चीज़ बनानी हो तो मेटल्स को हम दूसरे नॉन मेटल्स के साथ
मिलाते हैं और अपना वो चीज़ बना लेते हैं जो हमें बनानी हो, और इसको जो हम ऐसे मिलाते हैं इनको कहते हैं एलॉय। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली गैशियस स्टेट में यानी गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। 5 जो चैप्टर्स हैं उनको हमने कवर किया है। नेक्स्ट 5 चैप्टर की इंशाल्लाह कल वीडियो आएगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।